इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा दुधारू पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं व उनका उपचार। इसके साथ साथ करेंगे मनोरंजन और साथ ही किसान भाइयों करेंगे चर्चा खेतीबाड़ी से लगते और समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सबसे पहला आओ करें चर्चा दुधारू पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं और उनका उपचार। तो किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि बहुत से किसान भाई डेयरी व्यवसाय के लिए जो है पशु रखे हैं और अपनी घरेलू ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी बहुत से दुधारू पशु रखे हैं। तो प्रजनन संबंधित समस्या जो है डेयरी में उत्पादन की कमी का एक प्रमुख कारण हो जाए। चाहे वो घरेलू उत्पादन के लिए आप रख रहे हैं दूध उत्पादन के लिए, तो वहाँ भी उसका फ़र्क पड़ेगा, और व्यावसायिक उत्पादन के लिए डेयरी के रूप में पशु रख रहे हैं तो वहाँ भी जो है इसका कमी का जो है उसकी उत्पादन क्षमता पर फर्क पड़ेगा। प्रजनन विकारों के कारण जो है देखा गया है डेयरी उद्योग में प्रति वर्ष जो है पशुओं की संख्या कम हो रही है और एक प्रबंधित और सुव्यवस्थित डेयरी में 10% से ज़्यादा प्रजनन समस्याएं जो हैं चिंता का कारण बन जाए, जिसका शीघ्र ही निदान और उपचार जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पशु से सामान्यतः एक बच्चा जो है हर साल मिलना ज़रूरी है, पर सही प्रबंधन और देखरेख ना होने के कारण जो है कई बार पशुपालक भाइयों के लिए जो है यो बात उनके मन में ही रह जाए कि भाई इनका जो है पशु ब्याया नहीं या नहीं ठहरा या जबड़ नहीं होया या फिर गया, ऐसी कई समस्या आ जाए। चाहे वो दुधारू पशुओं के रूप में घरेलू ज़रूरतों के लिए रख रहे हैं पशु किसान भाई या फिर व्यावसायिक ज़रूरत के लिए डेयरी के रूप में जो है दुधारू पशुओं को रख रहे हैं। तो इनमें जो पाई जाने वाली कुछ समस्याएं हैं, जो प्रजनन संबंधी विकार हैं, वो देखने में आए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा विकार तो ये आ जाए कि पशु जो है समय पर गर्मी में नहीं आ रहा, जिसने कि इनिस्ट्रस कहते हैं, और ये एक नियमित अंतराल पर जो ऋतुकाल का संकेत का जो एक अभाव है जो कि इनिस्ट्रस कहलाएगा। और यह समस्या जो है सबसे ज़्यादा पशुओं में देखी जा रही है और उसके कई कारण देखे गए हैं। तो ये हो जाए कि कुछ पशुओं में जो दुधारू पशु हैं उनके जन्म के समय से ही उनके अंदरूनी जो अंग हैं, जननांग जो हैं, उनमें कोई ना कोई कमी या विकृति या आनुवांशिक बांझपन जैसे समस्याएं आ जाए, जिसमें डिंब ग्रंथि का विकास नहीं हो पा रहा है, पूरा बच्चेदानी की ग्रंथियां जो है अविकसित रह गई हैं, या फिर यो विकार जो है देखा गया है कई बार समय पे तो पता नहीं लगा, और जब उसकी उम्र होगी कि भाई ये नए दूध होनी चाहिए थी या जब होनी चाहिए थी या उसके लिए तैयार नहीं आई, हीट में नहीं आई, गर्मी में नहीं आई, तो फिर उसका आमतौर पे जो है पशुपालक को या जो डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं उनको नहीं पता लगता। तो ऐसी अवस्था में ऐसे पशु का जो है वो उसकी चिकित्सीय जाँच जो है जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उसके करवाने के बाद उसका पता चल सके है और उसका जो है कोई समाधान वो निकाल सके है जो उसके लिए संभव है। और इसके साथ साथ कई बार देखा गया है कि यौनारंभ से पूर्व देखा गया है कि गर्भित पशु जो है ब्यात के 40 से 60 दिन तक जो है और या फिर बुढ़ापे में पशु ऋतुकाल के संकेत नहीं दे रहा है। तो इसमें भी जो है देखा गया है पशु चिकित्सक ही उसका निरीक्षण करके जो है अंदरूनी अंगों का या शारीरिक निरीक्षण करके ही बता सकेगा कि ये जाबड़ हो सके है या नहीं। या फिर इसके साथ साथ कई बार यूँ देखा जाए कि संतुलित आहार की कमी से भी जो है पशु समय पर गर्मी में नहीं आते। इसमें विटामिन और खनिज विभिन्न जो प्रजनन कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभावे हैं वो उनकी कमी कई बार देखने में आ जाए, और इनकी कमी से कई प्रजनन समस्याएं उसके हैं।
इसलिए पशु को संतुलित आहार के साथ साथ जो खनिज मिश्रण है वो भी ज़रूर देना चाहिए। और पशुओं को नियमित समय पर जो है, जो उनके पेट में कई बार कीड़े वगैरह हो जाएं, अंदरूनी पर जो जीव हो जाएं, तो उनको भी नष्ट करने के लिए दवाइयाँ पशु चिकित्सक की देखरेख में देनी चाहिए। शरीर में प्रजनन संबंधी हार्मोन का स्त्राव जो है ना होने से या फिर उसमें देरी होने का कारण भी जो है पशु का गर्मी में ना आना हो सके है। और इसके साथ साथ कई बार यूँ भी देखा जाए, कई बार पशुओं में ऋतुकाल की अवधि जो है छोटी होने पर या फिर ऋतुकाल के संकेत जो है ठीक ढंग से ना दिखाने पर जो है गर्मी का पता ही नहीं चलता। और इसको न्यू कहते हैं कि या साइलेंट हीट है या फिर अप्रत्यक्ष स्ट्रेस है या फिर मूक गर्मी कहते हैं या फिर न्यू कहते हैं कई आम बोलचाल की भाषा में पशुपालक भाई के या तो गूंगी है, तो उसके कई लक्षण हो जाएं या वो पहचानने पड़ेंगे। और यह समस्या जो है गर्मियों में भैंसों में ज़्यादा देखी गई है। और इस समस्या से जो छुटकारा पाने के लिए नर पशु को जो है मादा के साथ जो है रखना ज़रूरी हो जाए। और फिर जो है टीजर बुल यानी कि जिसको नहीं कहते हैं कि नसबंदी वाले सांड जो हैं उसको इस्तेमाल कर सके हैं, जिससे कि समय पे पता लग सके वो उससे कि भाई यो पशु जो है गर्मी में आ रहा है या नहीं आ रहा है या कम समय के लिए गर्मी में है, तो उसकी पहचान करके नज़दीकी पशु जो अस्पताल है पशु चिकित्सक की सलाह लेकर जो है वहाँ से इसका उस पशु का समय पर कृत्रिम गर्भाधान भी करवाया जा सके है। इसके साथ साथ गर्भाशय में संक्रमण के कारण जो है कार्पस ल्यूटियम का जो अंडादानी में बने रहे है उसका भी जो है कई बार कम ज़्यादा हो जाए है। और इस रोग की पहचान जो है पशु चिकित्सक के जरिए ही 10-12 दिन के अंतराल पर 2 बार पशु के अंदरूनी अंगों यानी कि जननांगों की जांच करने के बाद ही जो है उसका वो पता लगा सके है और उसका सही उपचार कर सके है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि पशुओं का बार बार फिरना जो कि रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं, यो भी समस्या कई बार हो जाए कि समय पे गर्मी में भी आया पशु और उसको नई दूध भी करवाया, पर जो था वो फिर थोड़े दिन के बाद फिर गया और दोबारा फिर गर्मी में आ गया। यह भी एक जो है और उसमें समस्या बन जाए और पशुपालक भाई या पशु चिकित्सक भी इसने अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं भैया तो रिपीटर होगी भाई के बार बार जो है गर्मी में आ रही है। तो रिपीट ब्रीडिंग में जो है गाय बिल्कुल सामान्य दिखाई देगी, पर 3 या ज़्यादा बार गर्भाधान के बाद भी जो है गर्भधारण करने में वो असफल रहे। तो ऐसे पशु समय अनुसार गर्मी में आवे तो जरूर हैं, पर इनका जननांग भी जो है वो सामान्य है, पर उसके कुछ कारण हैं जिसके कारण ये ठहर नहीं पाते। जिस तरह कई बार देखा गया है कि अंडाणु का जो उत्सर्जन ना होना या देरी से उत्सर्जित होना, सक्रिय होना उसका, यह भी एक कारण उसका है। अंडाणु का जो है पुराना हो जाना, वृद्ध हो जाना, या फिर मादा पशु में प्रजनन संबंधी हार्मोन की कमी का होना, बच्चेदानी में संक्रमण या सूजन होना, कोई समस्या होना अंदरूनी, या फिर संतुलित आहार की कमी पशु में है तो यह भी समस्या आ रही है कि उसका शरीर जो है उस लायक बन ही नहीं रहा है, उसको पूरी खुराक नहीं मिल रही है और वो बार बार जो है गर्मी में आ रहा है, ठहर नहीं पा रहा है। या फिर उस जो वीर्य है या फिर नर पशु में खराबी है कोई। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान के समय जो है वीर्य को सही समय और समुचित स्थान पर जो है वो ना छोड़ा जाना, और उसमें भी जो है कि यानी कि एक अच्छे प्रशिक्षित जो अनुभवी पशु चिकित्सक है उससे कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं ना लेना, या ले रहे हैं तो उसमें कोई कमी मिल रही है। या फिर साथ साथ कई बार ये भी देखा जा रहा है कि जब भी मादा पशु गर्मी में आए तो उसके 10 घंटे बाद ही गर्भाधान करवावें और नर पशु से मिलवावें, ज़्यादा लंबा समय उसमें ना ले। कई बार न्यू कहते हैं 24 घंटे या 1 दिन 2 दिन के बाद आवे, तो एक निश्चित समय के अवधि के अंदर जो है उसको कृत्रिम गर्भाधान करवा दें या फिर जो नर पशु है उससे उसका मिलान जरूर करवाएं। पशु को संतुलित आहार और खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें जिससे कि वो स्वस्थ रहे और ऐसी कोई समस्याएं उसमें ना हों। इसके साथ साथ जो है सही स्तर का जो वीर्य ही गर्भाधान के लिए इस्तेमाल करें, पुराना ना इस्तेमाल करें, और चिकित्सीय जांच के बाद जो है उसको इस्तेमाल कराया जाए। और जो बच्चेदानी में संक्रमण या सूजन हो तो पशु को जो है एंटीबायोटिक का टिक्का जो है नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से उसकी देखरेख में उससे ज़रूर लगवाएं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि सिस्टिक ओवेरियन डिजनरेशन जो है यानी कि अंडेदानी में कोई गांठ वगैरह है, और यह बीमारी जो है संकर नस्ल के दुधारू पशुओं में ज़्यादा देखी जा है। इसमें देखा गया है कि आमतौर पर 3 से 5वें ब्यात में जो पशु हैं उनमें यह समस्या जो है देखी जा रही है। या फिर कई बार फफूंद वाला चारा खिलाने से भी ऐसी समस्या आ सके है। या फिर यह देखा गया है कि यह बीमारी आनुवंशिक भी हो सके है कईयों में कि पीछे से ही चली आ रही है। और इसके साथ साथ इस बीमारी में पशु जो है बार बार लंबे समय तक गर्मी में आएगा या कई बार लंबे समय तक गर्मी में नहीं भी आएगा।
इसके अलावा इस बीमारी के निदान और रोग उपचार के लिए जो है समय समय से अपने पशु की जो है चिकित्सीय जांच जो है नज़दीकी अनुभवी पशु चिकित्सक से जरूर करवाएं और उसके अनुसार जो है पशु का इलाज करवाएं। समय रहते जो उपचार नहीं करवाया तो या फिर स्थायी बांझपन में भी बदल सके है या समस्या जो दुधारू पशु हैं उनमें, तो समय पर ऐसे पशुओं का इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक समस्या कई बार यह भी देखी जाए कि भ्रूण की जो है मृत्यु हो जाए, यानी गर्भकाल की किसी भी अवस्था में भ्रूण की मृत्यु हो सके है। गर्भकाल के 6 से 18वें दिन तक 45% भ्रूणीय क्षय होने की जो है काफ़ी संभावना बनी रहे पशुओं में। इसका कारण कमज़ोर कॉर्पस ल्यूटियम का बनना है, जिसके फलस्वरूप आप देखोगे कि प्रोजेस्टेरोन का स्तर जो है वो बहुत कम हो जाएगा और पशु नियमित अंतराल पर जो है कामोत्तेजना का लक्षण जो दिखावेगा या फिर 30 दिन या उससे ज़्यादा अंतराल पर जो है कामोत्तेजना की प्रवृत्ति को जो है दोबारा दोहरावेगा, या जिस तरह हम न्यू कहते हैं कि भी बार बार हीट में आवेगा, गर्मी में आवेगा या दूसरे, और उसके लक्षणों के रूप में आप देखेंगे कि कई पशु तो बोल रहे हैं रमण लग जाए, रिंगण लग जाए भैंसा, या फिर दूसरे पशुओं पर चढ़न लग जाए, ऐसे लक्षण जो है उसमें दिखने शुरू हो जाए। इसके अलावा देखा गया है कि गर्भाशय में संक्रमण का भी जो कारण है वो भी एक समस्या खड़ी करते हैं प्रजनन के संबंध में जो दुधारू पशुओं में देखा गया है, यानी कि कामोत्तेजना और प्रसव के समय जो है संक्रमण गर्भाशय में जो है वो प्रवेश कर सके है। खून के माध्यम से भी संक्रमण की गर्भाशय में प्रवेश करने की संभावना कम ही है, पर प्रसव के बाद गर्भाशय में संक्रमण हो तो पशु जो है एक सुस्त सा दिखाई देगा, उदास सा दिखाई देगा, ऐसे लक्षण दिखेंगे। उसको भूख भी कम लगेगी, चारा कम खाएगा, बुखार भी उसका है, कमजोरी के लक्षण भी उसमें दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ कई बार देखा गया है कि जो दुधारू पशुओं के जननांग हैं, यानी कि योनि मार्ग वगैरह से पीला बदबूदार जो है मवाद सा जो है वो भी उसमें से बाहर निकलता दिखाई देगा। और प्रसव के पहले 4 हफ्ते के दौरान जो है संक्रमण गर्भाशय के ऊपरी सतह पर दिखाई देगा और इसे जो है एंडोमेट्राइटिस के नाम से भी जाने। और इस बीमारी में कामोत्तेजना सामान्य रहे पर पशु जो है रिपीट ब्रीडर बन जाए, और इस बीमारी का समाधान भी जो है एंटीबायोटिक टीकों के जरिए अनुभवी पशु चिकित्सक की देखरेख में कराया जा सके है। इसके साथ साथ जो मोटे तौर पर देखें, एक बात देखने में आया है कि पशुओं में बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, जो कि कुछ जटिल भी हो सकते हैं, तो उनका भी इलाज जरूरी है। और इसके साथ साथ बांझपन या प्रजनन जो समस्याएं हैं उनका निर्धारण करने के लिए बांझ पशुओं की जांच जो है नज़दीकी अनुभवी पशु चिकित्सक से समय समय पर ज़रूर करवाएं, और जब एक निश्चित समय पर शुरुआती अवस्था में ही ऐसा एहसास होने लगे तो पशुओं की जांच समय पर ज़रूर करवाते रहें। और एक बात का और ध्यान रखें कि पशुओं की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जिस जगह बंद है, जिस तरह मौसम बदलने लग रहा है उसके अनुरूप जो है उनकी खुराक करें, उनका साफ़ पानी पिलावें, नहलाना धुलाना रखें, शारीरिक सफाई का पूरा ध्यान रखें। और कई बार परजीवी जो है बहुत बढ़ जाए, जिस तरह चिचड़ी वगैरह काफ़ी बढ़ जाए तो बाहरी शारीरिक नुकसान जो है पशुओं को उससे होने लग जाए, तो उनको जो है साफ़ सफाई रखेंगे तो ये बाहरी परजीवी भी नहीं होंगे और पशु साफ़ सुथरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। उसको अच्छा जो खनिज मिश्रण देंगे समय पे, हरा चारा देंगे या दाना देंगे, स्वस्थ पशु रहेगा और उसके अनुसार वो स्वस्थ रहेगा तो समय पे जो है वो गर्मी में आवेगा और जाबण होगा, नए दूध होगा। और जो हमारे पशुपालक भाइयों की एक इच्छा रहे कि दुधारू पशु जो है हर साल ब्यावे, जिसने हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बरस ब्यावड़ है, तो बरस ब्यावड़ पशु रहे। तो जो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने दुधारू पशुओं से जो है पशुपालक भाई सभी जो है अच्छा फ़ायदा, अच्छा लाभ उनसे ले सकेंगे। तो भाइयों, यह तो करी हमने चर्चा दुधारू पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं और उनके उपचार पे, और ये करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोकगीत। दुख सुख की बतलान लगे भाई जंगल बिया बान के मां मनसा भोजन खान लगे। जंगल बिया
पहला बोला सुन मेरे भाई, पहला बोला सुन मेरे भाई, किस्मत तुम्हारी खोटी थी, बाहर जानता माता रोके, बात नहीं कि मैं छोटी थी। होनी ने बड़े बड़े खो दिए भला, म्हारी के पोटी थी, पेट भराऊ भोजन खाया, रूखी मिसी रोटी थी, पेट भराऊ भोजन खाया, रूखी मिसी रोटी थी। जीम झूठ के हाथ धो लिया, जीम झूठ के हाथ धो लिए, सब्र के साथ आन लगे, जंगल दिया बान के माँ, मनसा भोजन खान लगे। भाई अब तक काम अधूरा था, होली ने बस में कर लिए, लड़ैया सूरा था। जिस दिन तय मन जन्म लिया रे, बड़े भाग का पूरा था, दाल मसाले पड़े हुए भला, थाली में घी भूरा था, दाल मसाले पड़े हुए मेरी थाली में घी भूरा था। उस घर के मन जाने सारे, उस घर के मन जाने सारे, घनी खुशामन खान लगे, जंगल बिया बान के माँ, मनसा भोजन खान लगे। मेरे भाई भोजन में तासीर मिली, इसी जगह पर पहुंच गया मन, करके तदबीर मिली। फिर आगे ने कदम बढ़ाया, झट बापन तक दीर मिली, आलू गोभी का कया सागमन, साथ में हलवा खीर मिली। कुर्सी मेजे बिछा रखे थे, कुर्सी मेजे बिछा रखे मन, पंखा झोले जमान लगे, जंगल दिया बान के माँ, मनसा भोजन खान लगे। चौथा बोला कह माई चंद, समय आवनी जानी थी, और किसे का दोष नहीं या, मारे कर्मा की हानि थी। छत्ती मेवा साल बनगी, छत्ती मेवा साल बनगी,
तासारे कमानी थी बंदी लौंडी टहल करें जने 4-5 मेरे रानी थी बंदी लौंडी टहल करें जने 4-5 मेरे रानी थी मैं राजा मेरा हुक्म चलाया मैं राजा मेरा हुक्म चलाया नौकर से दुकान लगे जंगल दिया बान के माँ मनसा भोजन खान लगे चाल पड़ा हाजरी आया करने चाल खवार चाल पड़ा था हाजरिया करने प्यार में खवार या तो सुनी भाइयों ने रागनी वासुदेव की आवाज़ में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 18 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 24.6 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। और कल जो है अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहाँ तक भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा आम के बागों की देखभाल और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा अरहर की काश्त। और भाइयों अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत बेल वाली सब्जी घिया की वैज्ञानिक विधि से बिजाई पे। तो किसान भाइयों जैसा आप जाने हैं कि इन दिनों जो है बेल वाली सब्जियाँ या फिर न्यू कह लें कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियाँ जो हैं उनकी किसान भाई बिजाई कर रहे हैं और समय पे उनकी बिजाई करते हैं तो उनको समय पे ही उससे अच्छी पैदावार भी मिल जाए। तो घिया भी एक कद्दू वर्गीय अहम सब्जी मानी जाए। इसको लौकी के नाम से भी जाने हैं और इसके मुलायम फलों में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स खाद्य रेशा खनिज लवण के अलावा काफ़ी प्रचुर मात्रा में काफ़ी विटामिन भी पाए जाए हैं। लौकी की प्रकृति जो है यानी घिया की प्रकृति देखी गई है वो ठंडी है और इसके फल अच्छे जो हैं सुपाच्य होने के कारण जो है रोगियों को लौकी की सब्जी सबसे ज़्यादा खाने के लिए जो है परामर्श दी जाए चिकित्सकों के जरिए। और इसके अलावा लौकी के हरे फलों में से सब्जी रायता खीर कोफ्ते अचार और मिठाइयाँ वगैरह भी बनाई जाए। तो इतने फ़ायदे जो हैं इसके लौकी के या घिया के हैं। तो यह भी बात है कि इसकी किस्में भी कई होंगी या एक ही किस्म है। जी हाँ, इसकी किस्में भी कई हैं और अच्छी उन्नत किस्में जो हैं वो किसान भाई अपने इच्छा के अनुसार उनमें से ले सके हैं। और कुछ उन्नत किस्में जो हैं वो हैं पूसा समर प्रोलिफिक लौंग। यह किस्म जो है गर्मी और बरसात दोनों मौसम में उगाने के लिए बेहतर मानी गई है। इस किस्म में फल जो है काफ़ी संख्या में लगे हैं और बेलों की बढ़वार भी जो है काफ़ी है। अच्छे फलों की लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर है। फलों का रंग हल्का हरा है और इसकी औसत पैदावार जो है वो 56 से 60 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों ने मिल जाए। इसके अलावा है पूसा समर प्रोलिफिक राउंड। यह किस्म भी गर्मी और बरसात दोनों मौसमों के लिए बेहतर है और इसके कच्चे फल 15 से 18 सेंटीमीटर घेरे के गोल और हरे रंग के दिखाई दे हैं या जिसे न्यू कहते हैं कि गोल घिया है। इसके साथ साथ घिया हिसार 22 किस्म भी जो है वो गर्मी और बरसात दोनों मौसम में उगाने के लिए सही मानी गई है और इस किस्म की बेलों की बढ़वार अच्छी है, फूट अच्छी करेगी और साथ ही साथ उन पर जो है फल भी ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे। इसके कच्चे और खाने योग्य हल्के हरे फलों की औसत लंबाई जो है लगभग 30 सेंटीमीटर तक हो जाए और इसकी औसत पैदावार 100 से 120 क्विंटल प्रति किले तक मिल जाए। इसी तरह देखा गया है एक अच्छी उन्नत किस्म और है, वह है हिसार घिया संकर 35। यह घिया की एक संकर किस्म है। इसके फल बेलनाकार बेल पर ज़्यादा मात्रा में लगे हैं
और बेलों की बढ़वार बहुत अच्छी है, फूट भी अच्छी है। और इस किस्म को जो है गर्मियों में और बरसात दोनों मौसमों में जो है इसको किसान भाई उगा सके हैं। कच्चे फल खाने योग्य, हरे फलों की औसत लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर है और इसकी औसत पैदावार 120 से 140 क्विंटल प्रति किले तक मिल जाए। तो ये तो रही उन्नत किस्मों की बात। अरीब बात है इसकी खेत की तैयारी की। तो इसके बिजाई के लिए जो है अच्छे से खेत तैयार करें। वैसे तो ये देखा गया है कि घिया की फसल जो है हर प्रकार की मिट्टी में हो जाए, पर सही जल निकास वाली, अच्छी मात्रा में जिसमें जीवाश्म हो और चिकनी बलुई मिट्टी हो, इसकी खेती के लिए सबसे बेहतर और उत्तम मानी गई है। इसके लिए खेत का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान उदासीन होना चाहिए। उदासीन का मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि ना अम्लीय और ना ही क्षारीय हो, या फिर यूँ कह लो कि 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। बिजाई से 3 से 4 हफ्ते पहले गोबर की गली सड़ी जो अच्छी तैयार खाद है वो खेत में अच्छी तरह से मिला दें और उसके बाद 3 से 4 हल्की जुताई कर लें। हर जुताई के बाद स्वागा लगा दें, खेत ने बराबर करें और उसके बाद जो है इसकी बिजाई कर सकें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जो पड़ेवा करके बिजाई कर रहे हैं तो नमी पर्याप्त होगी। खेत के बतर आने के बाद जो है खेत तैयार करके आप उसमें बिजाई कर सके हैं। और जो पड़ेवा नहीं कर रहे हैं, सूखे खेत में सीधी बिजाई कर रहे हैं, तो फिर उसमें जो है बिजाई के तुरंत बाद जो है उसके अंदर आपने हल्की सिंचाई भी करनी पड़ेगी, जिससे खेत के अंदर पर्याप्त नमी भी हो और उसमें साथ साथ जो है नमी होने के कारण वो अंकुरण बीज जो है अच्छा करेगा। एक बात का और ध्यान रखें कि ज़्यादा गहरा खेत ना हो। खेत ऐसा हो कि जिसके अंदर जो पानी किसी कारण से खड़ा हो भी जाए तो उसके निकालने की व्यवस्था भी हो। नहीं तो ज़्यादा देर तक पानी खड़ा रहेगा तो उसका असर जो है बेलों की बढ़वार पे या जड़ों के ऊपर हो सके है, जिसके कारण वो खराब भी हो सके हैं। तो इसलिए अच्छे जल निकास वाले खेत का चुनाव करें इनकी बिजाई के लिए। और जहाँ तक बिजाई के मौसम का सवाल है, तो जैसा हम चर्चा कर रहे हैं बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है इन दिनों में और इनकी बिजाई जो है इस महीने में पूरी कर लें गर्मियों की फसल के लिए। और जो बरसात के मौसम में फसल लेनी है तो फिर उसकी बिजाई जो है आगे चलकर जून जुलाई के महीनों में भी आप अपने खेतों में कर सके हैं। जहाँ तक बीज की मात्रा का सवाल है तो घिया की बिजाई के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम बीज जो है प्रति किले के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। और बिजाई से पहले बीज को रात भर पानी में भिगो लें और उसके बाद उसका अंकुरण अच्छा होगा, उसकी बिजाई कर सके हैं। और घिया के बीजों को थोड़ी उठी हुई क्यारियों में नालियों के किनारों के सिरों पर जो है वहाँ बोएं, जो कि चौड़ाई 2 से 3 मीटर, लंबाई सुविधा अनुसार रख सके हैं। 2 या 3 बीज एक जगह पर रखें और 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं। और पौधे पर जब 2 से 3 सच्ची पत्तियाँ आ जाए तो केवल एक स्वस्थ पौधा रख के शेष पौधों को निकाल दें। पौधों के बीच की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर रख के इनकी बिजाई कर सकें। और खेत तैयारी के दौरान 6 टन गोबर की गली सड़ी खाद, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम पोटाश जो है उसमें दे सके हैं। तो भाइयों, यह तो हमने चर्चा करी नई फसल नई उमंग के तहत बेल वाली सब्जी घिया की वैज्ञानिक विधि से बिजाई पे। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।